चलो बच्चा लोग, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स हम लोग बात किए भी थे कि ये चैप्टर हम लोग थोड़ा पहले सीधा सीधा यूट्यूब पे ही देख लेंगे, तो उसको यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि ये पूरा चैप्टर 3 घंटा से कम समय में खत्म हो जाए, और इसके बाद हमारे पास बचेगा यूट्यूब के लिए एक और प्लांट किंगडम, तो काम थोड़ा आसान होगा। चल देखते हैं। देखो, पहला टॉपिक, सबसे पहले तो बायोमोलिक्यूल क्या है इसको ही डिफाइन कर ले, तो लिखते चलेंगे। ऑल द केमिकल्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट, all the chemicals or molecules present in body of living organism is called biomolecule, is called biomolecule। ठीक है, ये याद रखना है कि all the chemicals or molecules present in the body of a living organism is called biomolecule। हमारे बॉडी में जो मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो मेन एलिमेंट है हमारे बॉडी में, उनका एक बार हम लोग रिलेटिव एबंडेंस देख लेते हैं। ठीक है, सबसे अधिक हमारे बॉडी में लिख लेते हैं इन एनी लिविंग मीडियम, स्पेशली हम लोग ह्यूमंस का बात कर रहे हैं, तो सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन, उससे कम होता है कार्बन, उससे कम होता है नाइट्रोजन, उससे कम होता है कैल्शियम, उससे कम होता है हाइड्रोजन, और उससे कम सल्फर, उससे कम सोडियम, और उससे कम मैग्नीशियम। ये रिलेटिव एबंडेंस आपको याद रखना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट इसी में से हम कुछ 3-4 को अलग कर देते हैं, तो ज्यादा पूछता है, वो है O, C, N और H। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसी में से हमने अलग किया है ना, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये 4 मेनली पूछता है, इसीलिए इसको हम लोग अलग किए। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे इस बायोमोलिक्यूल्स में माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में ना। ये मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे ये सब निकालते हैं, इस बारे में जानेंगे। देखो, हमारे बॉडी के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल है और उसका एबंडेंस कितना है, ये पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था ये भी हम लोग देखेंगे, पहले वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। क्या किए थे कि आप किसी भी लिविंग टिश्यू को लीजिए, एनी लिविंग टिश्यू, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लिविंग होना चाहिए बस, कोई भी आप लिविंग टिश्यू लीजिए। ठीक है, एनी लिविंग टिश्यू आप लीजिए, उस लिविंग टिश्यू को आप मोटार और पिस्टल, है ना, ग्राइंड करना एक्चुअली हमें, MORTAR, मोटार, मोटार एंड पिस्टल से हम लोग जो क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद एक स्लरी टाइप का एक बन गया, एक यूं समझो कि एक मिक्सचर बन गया, है ना, पेस्ट टाइप का। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको ग्राइंड करने के वक्त, या यूं बोलो उसके पहले या बाद में, कुछ भी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ऐड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या ऐड करते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, Cl3CCOOH। ये भी याद रखिएगा इसका फॉर्मूला, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। देख लो भाई, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, यही होता है ना एसिटिक एसिड। देखो, यही 3 हाइड्रोजन के बदले अगर ये सब्स्टिट्यूट हो जाए 3 क्लोरीन से, तो क्या बनेगा, CCl3COOH, वही है
CCl3COOH, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि इसको कॉटन या किसी चीज से छानते हैं एक्चुअली हम लोग उसको, फिर यूं कहो कि हम लोग सेपरेट करते हैं, फिल्टर करते हैं कॉटन या किसी भी इस तरह की चीज से। चीज क्लोथ या कॉटन, दो नाम एनसीईआरटी लिखा है। चीज क्लोथ देखते हो, अगर घर में आप पनीर बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, तो दूध को फाड़ते हो, है ना, उसमें आप या तो एलम डाल दो, फिटकरी डाल दो, इस सब चीज से, और फिर उसको एक कपड़े में डालते हो, कपड़े को लपेटते हो और फिर उसको ऐंठते हो। ऐंठने से क्या होता है कि पानी जो लिक्विड था वो बाहर आ गया, और जो हार्ड सॉलिड मास था पनीर का, चीज का, वो अंदर में जमा हो चुका। तो वही काम करते हैं। अभी देखो, जब हम लोग इसको फिल्टर किए, इसे क्या कर रहे हैं हम, फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर करने के बाद दो केस देखने को मिल सकता है, एक होगा फिल्टरेट और दूसरा होगा रिटेनेंट। रिटेनेंट मतलब कि जो चीज फिल्टर नहीं हुआ है ना। तो फिल्टरेट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। क्या बोलते हैं? एसिड सॉल्युबल पूल। और जो रिटेनेंट होता है उसको बोलते हैं एसिड इन सॉल्युबल पूल। ठीक है, वापस से बता रहा हूँ। लीवर, लीवर ले लो, या फिर कोई लीफ ले लो, ठीक है, उसको आप मोटर पिस्टल, मोटर पिस्टल बोलते हैं। सील देखे हो, सील, और उसको हम लोग पीसते, इसमें पहले मसाला पिसाता था, अब तो मिक्सचर ग्राइंडर है, बट पहले हम लोग एक बड़े से पत्थर पे उसको पीसते थे, उसी को बोलते हैं मोटार एंड पिस्टल। उससे आप उसको ग्राइंड किए, ग्राइंड करने के बाद एक पेस्ट बना, पेस्ट में आप ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिलाए, और उसके बाद उसको चीज क्लॉथ या फिर कॉटन से फिल्टर किए। फिल्टर करने के बाद दो चीज देखने को मिला, एक तो फिल्ट्रेट जो छनकर बाहर आ गया, और दूसरा रिटेनेंट जो अंदर ही रह गया। जो फिल्टरेट था उसको बोले एसिड सॉल्युबल पूल, और जो रिटेनेंट था उसको बोले एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, इसी बेसिस पे कौन एसिड सॉल्युबल पूल में रहा, कौन एसिड इनसॉल्युबल पूल में रहा, इसी बेसिस पे हम लोग दो टाइप का बायोमॉलिक्यूल करते हैं। एक को बोलते हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल, जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल होगा, और दूसरे को बोलते हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल, है ना। तो माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल, ये दो टाइप। देखते हैं दोनों क्या है, कैसे। आई गेस इतना आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। लिखेंगे बायोमॉलिक्यूल दो टाइप, है ना। बायोमॉलिक्यूल दो टाइप, फर्स्ट इज माइक्रोमॉलिक्यूल एंड द सेकंड इज मैक्रोमॉलिक्यूल। फर्स्ट इज माइक्रोमॉलिक्यूल एंड द सेकंड इज मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए देखिए, सारा पॉइंट्स लिख लें फटाफट से। माइक्रोमॉलिक्यूल के लिए याद रखिएगा, ये एसिड सॉल्युबल पूल में मिलता है, फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल। जाहिर सा बात है ये बहुत छोटा छोटा मॉलिक्यूल है, तो कॉटन, अगर आप कॉटन को मैग्नीफाइड व्यू में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। है ना, इस तरह का। तो इसी से पानी, वाटर, ये सब इस ओपनिंग से बाहर निकल जाता है, और जो चीज है वो एक तरफ जमा हो जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई चीज पानी में घुल के इस माइन्यूट पोर से पार हो जा रहा है, जाहिर सा बात है बहुत छोटा होगा, है ना। तो इसीलिए इस बायो सॉरी माइक्रो मॉलिक्यूल जो है वो एसिड सॉल्युबल पूल में मिलता है। मैक्रो मॉलिक्यूल का साइज चूंकि बड़ा होता है वो फिल्टर नहीं हो पाता है। इसको लिख लीजिए, नॉट फाउंड इन एसिड soluble pool. Second point, has molecular weight above 800 Dalton, has
molecular weight has molecular weight above 800 डाल्टन, 800 डाल्टन, समझ रहे हो? ये याद रखना, नॉर्मली 18 to 800 डाल्टन के बीच में इसका वेट होता है, कम वेट है, देख लो, ठीक है। और इसके बारे में लिखेंगे, हैज मॉलिक्यूलर वेट above 800 डाल्टन, हैज मॉलिक्यूलर वेट above 800 डाल्टन। नॉर्मली क्या होता है, ये जनरली 10,000 डाल्टन से ऊपर ही होता है, जनरली इसका वेट 10,000 डाल्टन से अधिक ही होता है, याद रखिएगा। अगला यहां इसका एग्जाम्पल का कुछ बात करें तो सिंपल शुगर हो गया, सिंपल शुगर, ठीक है। उसके अलावा अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर में क्या क्या आएगा, तो सिंपल शुगर में आएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब है ना, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सब सिंपल शुगर में आएगा, ठीक है। और उसके अलावा मोनोन्यूक्लियोटाइड, एग्जांपल ही बता रहा हूँ, अमाइनो एसिड के बाद मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है सब जानेंगे लास्ट स्टॉप चैप्टर के लास्ट में। मोनोन्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड, फैटी एसिड, इटीसी, ये सब कुछ हो गया। और इधर एग्जांपल में लो, पॉलीसैकेराइड, है ना, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इटीसी, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इटीसी, इतना सारा चीज जो है वो इससे जाएगा। एक नोट करके एक्सेप्शन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिपिड इज नॉट फाउंड इन acid soluble pool, found in acid soluble pool but has molecular weight above 800 dalton, but has molecular weight above 800 dalton, above 800 डाल्टन। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना कुछ आप अगर समझ गए तो आपका काम बहुत हद तक आसान हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है सब कुछ अभी जान जाएंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। सबसे पहले तो मेटाबोलाइट्स किसको बोल रहे हैं, तो कोई भी चीज जो हमारे मेटाबॉलिज्म में अपना एक पार्ट रोल प्ले कर रहा हो, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो, उसको हम बोलेंगे मेटाबोलाइट्स। देखो इसको ऐसे देखते हैं, सबसे पहले तो मेटाबोलाइट्स करके किस तरह से बनाना, दो टाइप का होता है मेटाबोलाइट, ऐसे लिख लेते हैं।
एक तरफ हो जाएगा प्राइमरी और दूसरी तरफ हो जाएगा सेकेंडरी। मेटाबोलाइट दो तरह का, एक हो गया प्राइमरी और दूसरा हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट में these take part directly in metabolism. These directly take part in metabolism. इनका हमारे मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, their function can be measured. फंक्शन कैन बी मेजर्ड, इनका फंक्शन क्या है ये आपको पता होता है किसी में भी, ठीक है। देयर फंक्शन कैन बी मेजर्ड। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि प्राइमरी है ना, डायरेक्टली टेक पार्ट कर रहा है मेटाबॉलिज्म में, तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो इसको मिलना ही मिलना है, ठीक है। फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये एक हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। शुगर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट। जरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी इंपॉर्टेंट नहीं, सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, डोंट टेक पार्ट इन मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली, डोंट टेक पार्ट डायरेक्टली इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इनका मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट रोल प्ले नहीं होता। दूसरा, देयर फंक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड, देयर फंक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। इनका फंक्शन मेजर नहीं किया जा सकता। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट फाउंड इन एनिमल्स, ये नॉर्मली फंगी ये सब में मिलता है, नॉट फाउंड इन एनिमल्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एनिमल में नहीं तो किसमें मिलता है भाई, तो प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगस एंड माइक्रोब्स, प्लांट्स, फंगस एंड माइक्रोब्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिल जाएगा, फंगस में मिलेगा और प्लांट में मिलेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट का हम लोगों को एग्जांपल जानना है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में भी है, कहाँ है बताते हैं, पेज नंबर 146 में है, पेज नंबर 146 देख रहे हो, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग को भी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो वही वाला लिख लें, पिगमेंट, एल्केलॉइड, टर्पिन। देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम उसका बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पूछता है। ऐसे तो आप पूरा एनसीईआरटी का टेबल लिख लेंगे, कॉपी में आपको सब लिखना है। राइट डाउन, राइट द टेबल गिवन इन एनसीईआरटी पेज 146 इन योर कॉपी, पूरा ही आपको लिखना, आपको कॉपी में सब होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब इतना कुछ हम लोग लिख के पढ़ रहे हैं तो फिर बुक कॉपी दोनों एक साथ में करना ये बहुत, मतलब समझो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक साथ पढ़ना, तो आप अलग से लिख लेंगे। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनका बात कर रहे हैं, तो कुछ ग्रुप्स और उसका एग्जाम्पल जो एकदम याद होना ही चाहिए, भूले तो समझो कि क्वेश्चन गया, इतना इंपॉर्टेंट। पहला, एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स किसमें किसमें मिलता है,
तो मतलब उसका एग्जांपल क्या है अल्कलॉइड का, तो ये एग्जांपल होगा मॉर्फिन, कोडीन, ये दोनों एनाल्जेसिक है। मॉर्फिन, कोडीन, ठीक है, ये दोनों ही दोनों एनाल्जेसिक है, मतलब इसको अगर आप इनहेल किए आपके बॉडी में किसी भी फॉर्म में तो आपको नींद आएगा, सेडेटिव टाइप का है ना, नशा होता है इससे। एल्कलॉइड्स ये भी प्लांट से मिलता है, मतलब ये नहीं कि मॉर्फिन हम लोग कहीं बनाते, नहीं, प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट इज टॉक्सिन। कुछ टॉक्सिन के बारे में जान लें। एबेरीन और रिसीन, एबेरीन और रिसीन, देखो पिगमेंट तुम अभी अभी फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ चुके होगे। टर्पिनोइड्स कभी पूछेगा नहीं। एसेंशियल ऑयल में सीधा सीधा एग्जांपल है लेमन ग्रास ऑयल, तो खुद ही लिख दिया। तो और पॉलीमरिक सब्सटेंस कभी पूछेगा नहीं, पूछा भी तो तुमको पता होगा। पॉलीमरिक सब्सटेंस मतलब वो चीज जो पॉलीमराइजेशन होने के बाद बनता है। मोनोमर जिसका कुछ सब यूनिट होता है, बहुत सारा सब यूनिट आपस में जुड़ के एक नया मॉलिक्यूल बनाता है, दिस इज कॉल्ड पॉलीमेरिक यूनिट, ठीक है। जैसे रबड़, उसका बूना एन और बूना एस दो मोनोमर होता है। आप ये सब जानोगे, पूरा डिटेल में पढ़ोगे आप, ठीक है। आई गेस 12th में केमिस्ट्री में एक चैप्टर है पॉलीमर्स, लास्ट में 12th में, और वहां पे सब पढ़ना है। तो जो पढ़ना है उसको अभी इंपॉर्टेंट में नहीं रख रहे। नेक्स्ट इज लेक्टीन्स। इसका एग्जांपल होगा कॉनकैनावेलिन ए, ठीक है। उसके बाद लेंगे ड्रग्स। ड्रग्स मतलब दवा, विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन, CURCUMIN। ये जो विनब्लास्टिन है ना, ये याद रखना, ल्यूकोकेमिया, ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसका? विनब्लास्टिन का। एक और होता है विनक्रिस्टीन, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हूं, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टीन, दो होता है जिसको हम लोग, जो दोनों ड्रग ही है, दोनों ल्यूकेमिया में के ट्रीटमेंट में हेल्प आता है। लिख ही देता हूँ, यूज्ड इन ट्रीटमेंट, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा पूरा पूरा प्लांट का बेसिक। अब हम लोग इस चैप्टर के इन डेप्थ में एंटर कर रहे हैं। उससे पहले कि हम आगे एंटर करें, हम चाहेंगे आप 2 पॉइंट लिखिए। सबसे पहला, एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बायोस्फीयर, ठीक है। एबंडेंट लिख ही देता हूं, मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड बोले या कार्बोहाइड्रेट बोले, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट बोले या फिर, ठीक है, तो मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट पूछे या फिर कंपाउंड पूछे इन बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर का सबसे एबंडेंट कंपाउंड या कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो आप बोलेंगे रूबिस्को। देखो इसका लिखने का स्पेशल तरीका है, R कैपिटल, U स्मॉल, B कैपिटल, I स्मॉल, फिर C और O कैपिटल, रूबिस्को। राइबोलोज बिसफॉस्फोलेट कार्बोहाइड्रेट ऑक्सिलेज, इसको हम अभी जानेंगे, फोटोसिंथेसिस में इसको पढ़ना है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, कार्बोहाइड्रेट का बात की है ना। सबसे मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड या कार्बोहाइड्रेट बोले, कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट में बोले, कंपाउंड इन कार्बोहाइड्रेट नहीं, कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट बोले तो बोलेंगे सेल्यूलोज, ठीक है। उसी तरह मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड इन प्रोटीन बोले तो बोलेंगे रूबिस्को, ठीक है। और उसी तरह सेकंड मोस्ट पूछा, सेकंड मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड, सेकंड मोस्ट
abundant compound in protein, तो हम लोग नाम लेंगे काइटीन का, ठीक है, काइटीन। चलिए, तो अभी हमारा अगला हेडिंग होगा कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हेडिंग इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए, यहां से अगले क्लास में देखते हैं।